नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आज बात करने वाले हैं कि अगर आप नीट नहीं कर पाए या नीट में नंबर अच्छे नहीं आए तो और जिंदगी में क्या कर सकते हो। तो मैं हूं आपका मास्टर डीजे हर्ष प्रेम और आज बात करने वाले हैं इसी अहम मुद्दे पर, बिकॉज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अगर एग्जैक्ट बोलूं तो देश में 22 लाख बच्चे हर साल नीट का एग्जामिनेशन देते हैं। उसमें से कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, बीडीएस, एमबीबीएस ऐसे किसी क्षेत्र में जा पाते हैं? अगर एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 1,02,361 ये है एग्जैक्ट नंबर। लेकिन इस 1 लाख के अलावा 21 लाख बच्चा कहां जाता है? क्या वो जीना छोड़ दे? क्या वो जिंदगी में कुछ और नहीं कर सकता? क्या वो बच्चा काबिल नहीं है? जवाब बहुत सिंपल देता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो बच्चा बहुत काबिल है क्योंकि उसने अपने जिंदगी के सबसे अहम साल इस परीक्षा को दिए हैं और एक परीक्षा अगर वो पास नहीं कर पाया तो ये बोल दें यार ये वो बच्चा नालायक था। नहीं बोल सकते, नहीं बोलना चाहिए। समाज अगर बोलता है तो उसे भी नहीं बोलना चाहिए। रियलिटी ये है कि ऐसे बहुत सारे छुपे हुए ऑप्शंस हैं जो बच्चा कर सकता है, करना चाहिए, उसे बताया नहीं गया है सही से और इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि डॉक्टर के अलावा तो इज्जत और पैसा कहीं मिलेगा ही नहीं। फैक्ट तो ये है कि डॉक्टर के अलावा ऐसे कई सारे लाइफ के करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आप अच्छे खासे पैसे और बहुत इज्जत से वो पैसे कमा सकते हो। तो चलिए आज के इस सेशन में बात करते हैं वो सारे करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो आप नीट एग्जामिनेशन देने के बाद या बिना दिए दोनों ही तरीके से ले सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो नहीं लाइक किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आई एम प्रीटी श्योर आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाला है और वीडियो जिस मोमेंट पर पसंद आ जाए ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे अरे यार ये मैं क्या उठा लिया। हाँ जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भैया, दो टाइप का बच्चा है। एक ऐसा बच्चा, पीसीबी लिया हुआ सारा बच्चा है यहाँ पे, तो पीसीबी लिया हुआ दो टाइप का बच्चा होगा। एक ऐसा बच्चा जो नीट दिया है लेकिन उसके स्कोर लो आए हैं, कम स्कोर आ रहे हैं, उसको उम्मीद कम है कि उसको एमबीबीएस मिल पाएगा। एक वो बच्चा जिसने नीट दिया ही नहीं है, वो पीसीबी दिया लेकिन नीट से इतना डर गया कि अब उसको समझ नहीं आया, उसने नीट दिया नहीं और अब उस बेचारे को समझ नहीं आ रहा कि नीट नहीं दिया हूं तो क्या करूंगा पीसीबी से। ये दो टाइप के बच्चे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बच्चों ने लिखना भी शुरू कर दिया यहाँ पे, श्याम वगैरह ने, कि 450 नंबर आए हैं, किसी के 420 आए हैं, किसी को 410। एक बच्चा तो कल लिख रहा था सर 280 आए हैं, क्या करूं। तो बच्चों के नंबर कम आए हैं वो मुझे पता है। क्या कर सकते हो इस कम नंबर के साथ, चलो देखते हैं। आ जाओ इधर। सबसे पहले देखो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो एक एक करके सारी अपॉर्चुनिटी तुमको बता देता हूं। जैसे नीट देते हो तो एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, नर्सिंग, आयुष, पैरामेडिकल सब कर सकते हो। अब इसमें से किन किन ऑप्शंस को आपको करना चाहिए और कहां कहां आपको आधा इंफॉर्मेशन, कम इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसकी वजह से आप उन ऑप्शंस को, उन करियर्स को चुन ही नहीं रहे हो कि आपको लगता है वो अच्छा ही नहीं है। तो आज मैं वो पूरा इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, आप एमबीबीएस अगर नहीं कर पा रहे हो तो एमबीबीएस नहीं कर रहे हो तो बीडीएस कर सकते हो। अब तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लगता है, ये महसूस होता है कि सर बीडीएस उतना ल्यूक्रेटिव कैरियर नहीं है? कितने ऐसे हैं जरा जल्दी से बता दो। बहुतों को लगता होगा बीडीएस 27-28 हजार सीट है लेकिन बहुत सारा बच्चा नहीं करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आयुष, जैसा मैंने कल बताया था कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो। आयुर्वेदिक में 52,000 सीट है, 52,000, डबल देन बीडीएस, ऑलमोस्ट डबल देन बीडीएस, लेकिन बच्चा इसको नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है पैसा नहीं है। ठीक है, और ये वेटनरी साइंसेज है और एनिमल हस्बेंड्री है। अगेन इसमें लोगों का यही मानना है पैसा नहीं है, सीट तो कम है ही लेकिन लोग बोलते हैं पैसा नहीं है इसलिए जाता नहीं है। अब बीडीएस करने के लिए आपको चाहिए कितने नंबर, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद फायदे बता दूंगा। 450 से 550 के आसपास में नीट बीडीएस में चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन बन सकते हैं, प्रोस्टोडेंटिस्ट बन सकते हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल कंसल्टेंट, डेंटिस्ट, ये सारी चीजें बन सकते हैं। रिक्रूटर्स कौन है, तो सरकार रिक्रूटर है या आप अपना प्राइवेट खोल लीजिए या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके नौकरी कीजिए। क्या सैलरी मिलेगी, करीबन 8 लाख रुपए के आसपास की स्टार्टिंग एवरेज सैलरी होती है। क्या ये ज्यादा पैसा है? जवाब तुम खुद जानते हो, मैं क्या बोलूं। मेरे हिसाब से तो ज्यादा पैसा नहीं है। एक डॉक्टर जो अपने जीवन का 6 साल दे रहा है, 6 साल के बाद उसको 8 लाख की नौकरी लगे, उससे बेहतर वो 4 साल का इंजीनियरिंग कर ले और 2 साल एक्सपीरियंस लेके ज्यादा अच्छा पैसा कमा लेगा। फैक्ट है। चलो तो मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ बीडीएस करना चाहिए। क्यों? आओ सुनते हैं। देखो, मैं मान रहा हूं कि तुम एक आम बच्चे हो, ठीक है, तुम्हारे बाबूजी के पास बहुत लाखों करोड़ की संपत्ति नहीं है। ठीक, तो लाखों करोड़ की संपत्ति नहीं है, तुम 2-3 साल ये करके बीडीएस करके नौकरी करो, 8 लाख 10 लाख के आसपास, 8 लाख तो एवरेज है, तुम थोड़ा सा एवरेज से ऊपर रहना क्योंकि फाइटर होना तुम्हारे लिए जरूरी है। 10 लाख रुपए का नौकरी लगाओ,
पहले साल 10 लाख, थोड़ा फिर पैकेज बढ़ेगा 12 लाख, फिर थोड़ा पैकेज बढ़ेगा 15 लाख। ठीक है, 15 12 27 10 37 लाख रुपए तुम 3 साल में कमाओ। तो 37 लाख में से अगर तुम 30 लाख या मैक्स टू मैक्स चलो 25 लाख रुपए बचा लिए, तुमको देखो रास्ता दिखाता हूं, एकदम क्लियर रास्ता दिखेगा बेटा। इस 25 लाख रुपए लगा के एक अपनी क्लिनिक खोलो। क्या करो? अपनी क्लिनिक खोलो। उस क्लिनिक को अच्छे से खोलो, जो पेशेंट्स आए, जो मार्केट रेट रह रहा है उसको चार्ज करो, अच्छी सर्विस दो, जितना अच्छा सर्विस हो सकता है। बिकॉज डॉक्टर के पास लोग जाते हैं और खुश कब होते हैं? जब वो डॉक्टर उनकी बात सुनता है, उनका दर्द सुनता है और उनको सही सलाह देता है। ऐसा ही होता है डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर उसे ही हम कहते हैं। कोई ऐसा डॉक्टर, अरे 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 दांत में अरे काला काला दिख रहा है, चलिए सर ऑपरेशन करना होगा, तुरंत तुरंत ऑपरेशन पे लेट जाइए सर, ऐसे डॉक्टर से लोग बचते हैं। ऐसा मत करो, ईमानदार रहो, इस क्लिनिक को खोलो और विश्वास मानो। मैंने देखा है अपने जीवन में बेटा, डेंटल वाले डॉक्टर सिर्फ अपनी क्लिनिक से, सिर्फ क्लिनिक से महीने का 5 लाख रुपए कमाता हुआ मैंने उनको देखा है। और शुद्ध इनकम है ये, शुद्ध प्रॉफिट है। क्योंकि इनके यहां लगता कौन है? सिंपल एक रिसेप्शनिस्ट रखते हैं जो, यस सर बताइए सर अपॉइंटमेंट है सर, इतने पैसे हुए, एक रिसेप्शनिस्ट हो गया। इनकी एक अटेंडेंट होती है जो ये जब दांत वगैरह सफाई करते हैं या फिर सर्जरी करते हैं तो दे गिव, मतलब वो पैरामेडिकल के इंसान होते हैं। और एक अगर को डॉक्टर आया साथ में, कोई हेल्प करने वाला डॉक्टर हुआ, तो वो सारे विजिटिंग डॉक्टर्स होते हैं। ठीक, बट अपने क्लिनिक से एक एवरेज डॉक्टर 5 लाख कमा सकता है। अगर ये चतुर हुआ, 5 लाख को बचाते 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 आगे चल के अपना हॉस्पिटल खोलेगा। बेटा तुम्हारे नॉम के आगे अगर डॉक्टर लग गया ना, ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है। भले तुम डेंटल डॉक्टर रहो, तुम टबू बना दिया गया है समाज में कि डेंटल डॉक्टर कमाता नहीं है। लेकिन अगर एक कमा लेने चाहे ना एक डॉक्टर कि मेरे को कमाना है, इतना पैसा छाप सकता है कि जिसका कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तुमको आज तक डेंटल में दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि तुम जिस उम्र में हो ना, इस उम्र में जनरली बच्चों के दांत नहीं खराब होते, तो इसलिए तुमको लगता है कि नहीं अब जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आज के डेट में तुमने शायद कितने अपने दोस्तों को अपने आसपास स्कूल में देखा है जो ब्रेसेस लगाते हैं? देखा है तुमने? किसी ना किसी एक दोस्त को, किसी ना किसी अपने घर के आसपास, किसी ना घर के किसी रिलेटिव को या स्कूल में देखा होगा जो ब्रेसेस लगाते हुए। देखा है ना? देखा है? ये ब्रेसेस लगाता कौन है? कोई आम इंसान नहीं लगा सकता है, उसके लिए डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। ब्रेसेस लगाने का खर्चा कितना होता है बताओ? डॉक्टर मांगता है कम से कम 20,000 रुपए, मिनिमम है वो। और आज के डेट में अब वो टूथसी अलाइनर्स वगैरह आ गए हैं ना, तो वो टूथसी अलाइनर्स वगैरह तो और 50,000 60,000 के आते हैं। और इन सब में खर्चा कितना होता है? इनको बनाने का खर्च महज मुश्किल से 5 से 10,000 रुपए होता है। दैट्स इट। 5 से 10,000 रुपए की चीज आपको 60,000 रुपए में बेची जाती है। बचा हुआ जो 50,000 का क्या है, वो मुनाफा है। यही तो किसी डॉक्टर ने ही सोचा ना। तो आप इस बात को समझिए कि डेंटल में या किसी भी, मैं बहुत सारे अभी करियर बताऊंगा, पैसा है और अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। बस आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। लोगों ने दिमाग आज तक लगाया नहीं तो उनको लगता है पैसा है नहीं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। ठीक है, मेरी सिस्टर को लगाया, तब रूही बता रही है अरे मैंने बहुतों को देखा है आसपास, मेरे को तो मतलब हजारों के तादाद में ऐसे बच्चे बूढ़े बड़े दिख जाते हैं, क्योंकि सबको अपना फेस सुंदर करना है। तो फेस सुंदर करना है तो भाई डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद डेंटल हो गया, डेंटल के बाद एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में, अच्छा एक बात बताओ, एनिमल हस्बेंड्री से और वेटनरी साइंसेज से तुम क्या समझते हो? जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। तुम यही समझते होगे गाय भैंस का डॉक्टर है। मैं भी यही समझता था, अभी कुछ दिन पहले तक यही समझता था, जब तक तुम्हारे लिए कंटेंट नहीं बना रहा था, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में मेरे को बहुत रिसर्च करना पड़ा। तो जब मैं कंटेंट बना रहा था तो मैंने भी ये सोचा अरे वेटनरी क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, गाय भैंस को सुइया मारेगा और क्या। कभी किसी के गाय का बच्चा हो रहा है तो उसको बुला लेंगे, अरे वेटनरी वाले डॉक्टर आ जाइए, कुछ ऐसा समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये नहीं है, वो पता है, मतलब मैं इतना शॉक्ड था इस वेटनरी के बारे में जान के। मैंने देखा क्या कि मुंबई दिल्ली बड़े बड़े शहरों में आजकल लोग, एक ट्रेंड चला है, मैंने बहुत रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तुमको सुनाता हूं वो रिपोर्ट्स। आज के डेट में क्या है पता है, जैसे जैसे लोग डेवलप हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं। तुम सारे लोग जानते होगे भाई, तुम लोग की फैमिली क्या है, यहाँ पे जितना बच्चा बैठा है 90% उसमें फैमिली ऐसी होगी कि माता पिता भाई बहन, दैट्स इट। कोई दादा दादी चाचा चाची काका काकी सबके साथ कोई नहीं रहता आज की डेट। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही हैं, फिर इन न्यूक्लियर फैमिलीज में से बच्चे बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, और फैमिली छोटी हो जाती है। ठीक है, और न्यूक्लियर। तो आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं। ये सबके साथ होता है। अब जब अकेलेपन का शिकार होते हैं तो कुछ लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, बट कुछ लोग पता है
जानवरों से प्रेम करते हैं, और ये अंदर से आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई इनको जानवरों से प्रेम करवा रहा है ना, ये जानवरों से प्रेम हो जा रहा है। मतलब कहते हैं ना, अंदर से कुछ लोगों को होता है बहुत ज्यादा प्रेम। अब जिन लोगों को जानवरों से प्रेम होता है, मैंने देखा है डॉक्टर के जो मतलब कुत्ते के डॉक्टर हैं, पेट डॉक्टर, कैट के जो डॉक्टर होते हैं, भाई 1,000 रुपए कंसल्टेशन फीस लेते हैं, क्योंकि आदमी को तो समझ ही नहीं आ रहा उसको दिक्कत क्या है, डॉक्टर जो बता दे हाँ वही दिक्कत है। और भैया उन लोगों का हर एक चीज होता है, जैसे कुत्ते का एक्सरे होता है, उसको पेट में कुछ हो गया उसका होता है, उनके अलग खाने के सामान आते हैं, उनके अलग खेलने के सामान आते हैं, हर एक चीज हो रही है। डॉग एंड कैट रखते हैं। तो भाई ये जो रियलिटी है आज के डेट में, ये जो डॉक्टर्स हैं वेटनरी वाले, ये लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा, क्योंकि धीरे 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 पूरा का पूरा जनरेशन, पूरा का पूरा पॉपुलेशन वेटनरी की तरफ काफी ज्यादा रुझान कर रहा है। सबके पास अपना एक कुत्ता है। और जैसे अब पता नहीं, मतलब तुमने देखा है कि नहीं, फेसबुक पे एक ट्रेंड चला है, पता है क्या? डॉग फादर एंड डॉग मदर। मतलब आई एम नॉट रोस्टिंग एनीथिंग एंड आई एम नॉट हैविंग एनी पर्सनल कमेंट्स ओवर एनीथिंग, बट दीज डेज पीपल आर कॉलिंग देमसेल्फ एट डॉग फादर एंड डॉग मदर। मतलब क्या कि किसी कोई कुत्ता रहता है, उनको उन्होंने गोद लिया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड देन दे बिकम डॉग फादर, कि लाइक इस कुत्ते का पिता मैं हूं, और इस लाइक द वाइफ शी सेज इस कुत्ते की मां मैं हूं। तो नाउ दीज ट्रेंड्स एक्चुअली शो यार लोग कितने ज्यादा कंसर्न है कुत्ते को लेकर। मतलब ठीक है, मैं उसको डॉग बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या बोलूं, और क्या बोलना चाहिए, डॉगी मे बी एनीथिंग, आई डोंट नो, पपी जो भी है, व्हाटएवर, बट दिस इज द रियलिटी। सो इन द कमिंग डेज आफ्टर 10 years, जब तक तुम डॉक्टर बन के निकलोगे, अनडाउटेडली वेटनरी का बहुत ज्यादा मार्केट होगा, अनडाउटेडली। मतलब इसमें तो 200% मैं हाँ बोल सकता हूँ। ठीक है, तुम हंस लो भाई, मैं नहीं हंस पा रहा हूँ रोही। चलो यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं आयुष कोर्सेज की, जरा जल्दी से देख लो। आयुष कोर्सेज में क्या होता है यार? आयुर्वेदिक 4.5 साल का ये है, सारे के सारे आयुष है, सिद्ध मेडिसिन है। अब यहां पे क्या रियलिटी है, ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है ना, हमारे अपने देश में देशवासियों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि हमारे देशवासियों को लगता है अरे यार आयुर्वेदिक में क्या दे दीजिएगा बाबा, कि उनको तो ये लगता है आयुर्वेद मतलब दादाजी का, बाबा जी का, ऐसा ही कोई जड़ी बूटी वाली बात होगी, और जड़ी बूटी के लिए कोई पैसा नहीं देता है, दिक्कत ये है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ आयुष बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन जड़ी बूटियों के बारे में हमारे देश में तो लोगों को पता है, ना भी पता हो तो वो लोग, उनको लगता है वही सबसे बड़े तीसमार खान है। लेकिन विदेशों में फॉरेन के लोगों को कुछ नहीं पता है, और वो लोग इस आयुर्वेद को एक प्रॉपर साइंस मानते हैं, जैसे एक एलोपैथी साइंस होता है ना, वहां पे डॉक्टर्स होते हैं। सो दे कंसिडर दीज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एज अ फुल फ्लेजेड डॉक्टर्स, एंड दे पे इन डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, और वो आयुर्वेदिक को की चिकित्सा लेने आते हैं। क्यों लेने आते हैं वो भी बता देता हूं। देखो, आपको एक बात पता होनी चाहिए, एलोपैथी में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, एब्सोल्युटली नो इलाज एट ऑल। जैसे सिंपल सी बात बताता हूं, तुम सारे लोग अगर जानते हो तो माइग्रेन करके एक बीमारी है। माइग्रेन क्या होता है? इट्स बेसिकली हेडेक, ठीक है। और ये माइग्रेन, जब ये जो हेडेक होता है, ये जब सीवियर हेडेक में कन्वर्ट हो जाए तो इसको माइग्रेन कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा सर में दर्द होता है, कभी लाइट से दिक्कत हो जाती है, कभी साउंड से दिक्कत हो जाती है। एलोपैथी में इसका एक भी दवाई नहीं है। तो एलोपैथी में क्या दवाइयां होती है? एलोपैथी में बेसिकली होता क्या है कि दर्द को दबा देते हैं, जड़ से खत्म नहीं करते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक में उसकी दवाई है, सच बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक में इसकी दवाई है। बहुत सारे हमारे यहाँ जो मतलब फल और फूल होते हैं ना, जैसे अश्वगंधा हो गया, त्रिफला हो गया, कायम, ये जो चूर्ण वगैरह होते हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा मदद करती हैं। अब ये किसको पता हो सकता है? ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को पता होगा, क्योंकि एलोपैथी में तो इसका है ही नहीं कोई इलाज। अब इसके लिए जिन फॉरेनर्स को ये बात पता है, वो अच्छे खासे डॉलर्स में पैसा देते हैं, और उनकी बीमारियां सही होती हैं, वो अपने और जान पहचान वाले लोगों को भेजते हैं। तो यहां पे अर्निंग अच्छी खासी है। सॉरी, समझ पाए क्या? चलो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। अब भाई व्हाट योर ऑप्शंस, सॉरी हाँ, व्हाट आर योर ऑप्शंस अदर देन नीट? अब अगर मान लो तुमने नीट नहीं दिया है तो क्या होगा? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, सॉरी माफी चाहते हैं, ये क्या हो रहा है? हाँ जी, अब अगर तुमने नीट नहीं दिया है तो क्या हो सकता है? जरा ध्यान से देखो सारे लोग। सर जी गरीब लोग क्या करें? अभिषेक हम आ रहे हैं, वहां पे भी आ रहे हैं। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो पीसीबी लिया, तो बायो पढ़ने का बहुत मन था, वो पीसीबी लिया, लेकिन वो किसी कारणवश पीसीबी लेने के बाद नीट नहीं दे पाया, वो एक नीट देने वाला बच्चा नहीं है, ठीक है।
या फिर वो नीट दिया लेकिन इतने कम मार्क्स हैं कि वो नीट में कोई ऑप्शंस नहीं खोज रहा। मान लो मैंने बताया यहाँ बीडीएस है, आयुर्वेदिक है, हस्बेंड्री है, सॉरी एनिमल हस्बेंड्री है, हस्बेंड्री नहीं, वो गलत फील हो जाता है, तो डेंटल है, एनिमल हस्बेंड्री है, आयुर्वेदिक है, इन सब में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा। मान लो अब तुम्हारे 400 नंबर भी नहीं आया, तुम्हारे 300 नंबर है, 250 नंबर है, क्या करोगे? तो आप इस ऑप्शन में आते हैं कि आप पीसीबी लिए हैं, आप नीट दिए ही नहीं, आप यही मान लीजिए, ठीक है। अब अगर आप पीसीबी लिए हैं तो आपके पास और क्या ऑप्शन हो सकते हैं ल्यूक्रेटिव अच्छे वाले? तो देखो जरा ध्यान से देखो, पहला हो सकता है आपका बीएससी कोर्स। अब तुम बोलोगे सर बीएससी तो कौन नहीं जानता है, बीएससी बायोलॉजी कर लेंगे, बीएससी केमिस्ट्री कर लेंगे, अब इसमें क्या अच्छी चीज है बताते हैं हम, चलिए आइए देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहला बीएससी न्यूट्रिशनिस्ट एंड डायबिटिक्स, ठीक है, सॉरी डाइटिक्स मतलब डाइटिशियंस। अब तुम बोलोगे सर इसमें कोई करियर थोड़ी है, कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। 3 साल का कोर्स है, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, हेल्थ कोच बन सकते हो, फूड क्वालिटी चेकर कंट्रोलर बन सकते हो, कंसल्टेंट एफएसएसआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, 4 से 5 लाख का सैलरी। अब ध्यान से समझिए, पहला न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच, ये तीनों क्या कमाते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज है। अब एक बात समझो, तो मैं तो भाई यूट्यूब पे हूँ, पढ़ाता हूँ बहुत ज़्यादा, यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च ट्रेंड ये वो हम लोग बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम देखते रहते हैं। तुम्हें पता है यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टर्म क्या है? एनी गेसेस? यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टर्म है हाउ टू लूज वेट। ये टर्म है, ये फैक्ट बता रहा हूँ, तुम जाके कहीं पे भी देख लेना। हाउ टू रिड्यूस वेट, हाउ टू लूज वेट, हाउ टू लूज बेली फैट, ये टर्म्स सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं। अब ये टर्म्स, और अक्रॉस वर्ल्ड बोल रहा हूं मैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, इंडिया में तो है ही, अक्रॉस वर्ल्ड है ये हाउ टू लूज वेट। अब हाउ टू लूज वेट जब ये इतना ज्यादा सर्च में आ रहा है, मतलब इतने ज्यादा लोग रियलिटी में इस बारे में सोच रहे हैं कि हाँ भैया उनको अपना वजन कम करना है, ठीक। अब इसी की वजह से बहुत सारे नए नए इंडस्ट्रीज खुल गए हैं। जैसे आज के डेट में तुम्हें पता होगा जिम एक बहुत ही बढ़िया सा बिजनेस मॉडल है, बिकॉज हर इंसान जिम जा रहा है आज के डेट में, क्योंकि उसको अपना वेट कम करना है। अब बहुत सारे लोग जिम नहीं जा पाते हैं, कौन कौन सुबह उठ पाता है? कोई नहीं। कौन इतना लंबा लंबा वेट उठाएगा? कोई नहीं। तो फिर लोग आते हैं डाइट करेंगे। इसीलिए तुमने सुना होगा आजकल आए दिन लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं आई वोंट ईट इट, नो नो आई एम ऑन डाइट, अरे नहीं मैं कम खाऊंगी, आई एम ऑन डाइट। तो ये डाइट सारे कर रहे हैं। अब जब डाइट कर रहे हैं तो यहीं पे सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है डाइटिशियंस के लिए। तुमको चलो वैसे मैं अपनी भी कहानी बना देता हूँ, मैं लोगों को क्यों रोस्ट कर रहा हूँ। तो एक टाइम था जब मेरा भी वजन बहुत बढ़ गया था, तो भाई बात हुई तो मेरी बीवी ने कहा कि तुम भी डाइटिशियन लगवाओ, क्योंकि तुम तो जिम जाने से रहे। तो मैंने बोला हाँ सही बात है, जिम तो मैं नहीं जाऊँगा। तो शी सेड कि फिर डाइटिशियन लगवाओ। तो मैंने बोला ठीक है लगाओ, बताओ क्या करना है। तो मेरी वाइफ ने कुछ इंस्टाग्राम वगैरह देख कर कोई एक डाइटिशियन पकड़ी। वो डाइटिशियन ने क्या किया मैं बताता हूँ। वो डाइटिशियन ने एक्चुअली उसका डाइटिशियन मतलब वो डाइटिशियन ने क्या किया, पहले मेरे से मतलब मेरी वाइफ से बात किया, उसने पूछा मेरा दिनचर्या क्या है, रूटीन क्या है वगैरह वगैरह। उसके बाद शी मेड डाइट चार्ट फॉर मी, जो 1 पन्ने का पीडीएफ था। ये 1 पन्ने का पीडीएफ था। वो 1 पन्ने का पीडीएफ उसने मुझे दिया कि आपको सुबह ये खाना है, दोपहर में ये खाना है, नाश्ते में ये करना है, रात को ये करना है, शाम को ये करना है, ऐसा करके पूरा 4 टाइम को बनाया, ठीक है। और उसने बोला कि इसको आप 10 दिन फॉलो करेंगे, 10 डेज। मैंने बोला ठीक है। फिर 10 दिन मैंने फॉलो किया, बस उसने 1 पेज दिया, दैट्स इट। 10 दिन फॉलो किया, फिर 10 दिन के बाद उसने एक और डाइट चार्ट दिया कि अब 10 दिन आप ये फॉलो करेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद एक और डाइट चार्ट दिया, ठीक है। उसने 3 डाइट चार्ट दिए मुझे 1 महीने में। उस 3 डाइट चार्ट का जो 3 पन्ने का मटेरियल था, उसके लिए उस डाइटिशियन ने मुझसे 3,500 रुपए ले, 3,500 रुपीज। उस डाइटिशियन से मैं कभी मिला नहीं, वो डाइटिशियन मुझसे कभी नहीं मिली, उसके पास एक भी ऑफिस नहीं है, वो कहीं बैठ के प्रैक्टिस नहीं करती है, वो कहाँ रहती है मुझे नहीं पता। उस बंदी ने मुझसे 3,500 रुपए लिए और उसने सिर्फ 3 पन्ने दिए मुझे। 3,000 रुपए, 3,500 रुपए में 3 पन्ने। मैं अनडाउटेडली उसके बाद मेरा वेट घटा, इस बात में मैं डिनाई नहीं करूंगा, मेरा करीबन 12 किलो वेट घटा था, 10 किलो के आसपास वेट घटा था। बट 10 किलो वेट घटाना वो मैं किया, लेकिन मैं मेहनत तो मैं ही किया। बट उसने सिर्फ 3 पन्ने दिए और 3 पन्ने के 3,500। ऐसा सिर्फ उसका ये एक मैं क्लाइंट था। ऐसे ऐसे पता नहीं उसने कितने क्लाइंट्स खोज रखे होंगे। और एंड शी वॉज डूइंग ओनली इंस्टाग्राम मार्केटिंग। वो इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट डालती थी, अपने वीडियोस डालती थी, और उससे उसने सारे कस्टमर्स लिए थे।
अब मेरे को बताओ, अगर वो बंदी एक दिन में ऐसे ऐसे 10 क्लाइंट भी रखती होगी, सिर्फ 10, जबकि इंस्टाग्राम का तो रीच कितना होता है, मतलब यार उसके सब्सक्राइबर 1 लाख थे, 1 लाख फॉलोअर्स थे उसके इंस्टाग्राम पे, तो मैं तो सिर्फ 10 ले रहा हूं उसमें से, 1 लाख भी नहीं ले रहा हूं, 10। तो अगर 10 हुए तो 35,000 पर डे का, समझ पा रहे हो, 35,000 रुपए एक दिन का। अगर वो महीने में 30 दिन ना भी काम करे, सिर्फ 20 दिन काम करे, तो भाई 7 लाख रुपए महीना होता है ये, 7 लाख रुपए महीना। और ये मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में बता रहा हूं जो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं थी, ये सिंपल डाइटिशियन थी, ये कोई सेलिब्रिटी कोच नहीं है। ऐसे भी डाइटिशियन होते हैं जो माधुरी दीक्षित को डाइटिशियन करा रहे हैं, तो क्या नाम है, आलिया भट्ट को डाइटिशियन को डाइट करा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, वो तो पता नहीं कितने करोड़ों में कमाते हैं। सो द रियलिटी इज बेटा कि बहुत पैसा है, लोगों को पता नहीं है, उनको लगता है अरे कोई पैसा नहीं है भाई, कोई पैसा नहीं, बट है। मैंने जब खुद पैसा दिया है तो मुझे तो ज्यादा अच्छे से पता है कि हाँ पैसे है, आपको बस समझना है, जाना है। इसके बाद नेक्स्ट, फूड क्वालिटी चेक कंट्रोलर, कंसल्टेंट इन एफएसएसएआई। लोगों को लगता है अरे यार यहाँ पे क्या है, भाई तुमको पता है ये जो फूड क्वालिटी कंट्रोलर है, तो ये जिस भी इलाके का फूड क्वालिटी कंट्रोलर होता है, तो आपको पता होना चाहिए सरकार ने बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं हर रेस्टोरेंट के लिए, हर फूड जॉइंट्स के लिए, कि ये रूल फॉलो होना चाहिए, नहीं तो आप रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। भैया आपके यहाँ पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए, आपके यहाँ चूहे नहीं आने चाहिए, आपके यहाँ फ्रिज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना ढिमकाना। आप अगर आग पे खाना पका रहे हो तो आपके यहाँ ऊपर से वो ड्रेनेज पाइप जाना चाहिए जिसमें से पानी गिरे अगर आग लग जाए, तो ये सब 10 चीजें होती हैं। कौन फॉलो करता है? तुमने कहीं देखा है कि कोई भी रेस्टोरेंट में हर टाइम पे पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, ऊपर से फायर कंट्रोल लगा है? नहीं होता है। भाई कैसे, क्यों फिर वो कैसे खुले हुए हैं? क्योंकि इनकी दुआएं हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं होती हैं। जब दुआएं होती हैं तो उस दुआएं का पैसा लगता है। तो ये सब सरकारी पोजीशंस हैं। जिन लोगों को समझ में आता है वो सरकारी एग्जाम देते हैं एंड देन दे आर एट द टॉप, बट जिनको नहीं समझ आता उनको लगता है कुछ है ही नहीं। तो बेटा लाइफ में ना बहुत कुछ है करने के लिए। ये सारे मतलब तुम बस इस सिंपल सा न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिक्स तुम ये वाला कोर्स ले लेते हो तो इसमें भी इतने अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी इसके आगे और मैं कुछ बताता हूं, ठीक है? चलो देखें। और दूसरा, R&D लैब्स, ITC, नेस्ले, इन जगहों पे भी नौकरियां मिलती हैं। 4-5 लाख के आसपास का एवरेज सैलरी होता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है? चलो और बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट BDS? बता चुका हूं एकदम स्टार्टिंग में। फिर क्या है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकालने के लिए क्या क्या होता है? तो FSSAI का फूड एनालिस्ट का एक पोस्ट होता है, इसका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होता है, 6 लाख रुपए इसकी सैलरी होती है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होता है, यहाँ पे 5 से 6 लाख के आसपास का स्टार्टिंग सैलरी होता है। आप जाके इसको देखिएगा, ये एग्जाम्स निकलते हैं, आप उन एग्जामिनेशंस को भरिए, आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, BSc फॉरेंसिक साइंसेस। तो फॉरेंसिक साइंसेस में क्या होता है भाई? अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी फॉरेंसिक, देखा है किसी ने? कौन कौन बच्चे ने देखा है? ये कहाँ पे आई थी यार? सोनी लिव पे आई थी क्या, या MX प्लेयर कुछ कहीं पे तो आई थी। ये एक मूवी आई थी फॉरेंसिक्स, बड़ी अच्छी मूवी थी, मतलब मेरे को तो बड़ा मजा आया। अगर तुमने देखा है तो, नहीं देखा है तो जाके देखना। तो फॉरेंसिक साइंसेज में लोगों को जनरली अगेन लगता है फॉरेंसिक में कोई पैसा नहीं है, कुछ इज्जत नहीं है, बट इस मूवी को देखना, तुम्हारा पूरा परसेप्शन बदल जाएगा। फॉरेंसिक में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है? अब फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हो या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो। अब ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर जो बनोगे, तो ये मूवी वाला मैंने क्लिप लिया उठाया है। और अगर फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनोगे तो आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी अच्छी जगह पढ़ा सकते हैं, प्रोफेसर की नौकरी मिल सकती है, विच इज अगेन अ वेरी इज्जत वाला पोस्ट। अब इसके लिए होता क्या है, ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस इंटरेस्ट टेस्ट ये होता है, ये सरकारी एग्जामिनेशन है, इसको जब निकाल लोगे तो सरकारी नौकरी लगती है, ठीक है? इंटेलिजेंस ब्यूरो में कहाँ कहाँ नौकरी लगती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI, डिफेंस, आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट, इन सब जगहों पे नौकरी आती है। 8 लाख का एवरेज सैलरी है, समझ पा रहे हो? तो भैया बताओ, फॉरेंसिक बहुत आसानी से मिल जाता है बच्चों को, क्योंकि फॉरेंसिक में कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन अगर तुम चले जाओगे तो इतना बढ़िया तुम्हारा पे पैकेज हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 साल का कोर्स होता है इसमें, और उसके बाद फिर अब BSc अगर मान लो तुम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे किसी में करते हो, 3 साल का कोर्स होता है। अब यहां से भी तुम ऊपर जा सकते हो, समझो इसको, यहां पे थोड़ा सा कठिन है बट समझो। देखो, अब अगर मान लो तुमको कोई एक सब्जेक्ट पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है या फिजिक्स या बायो, तुमने उसको पकड़ लिया और BSc उसमें कर लिया, ठीक है? अब इमीडिएटली BSc के बाद आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इमीडिएटली BSc के बाद नौकरियां जनरली नहीं लगती हैं। अब यहां के बाद होता क्या है, अगर तुम्हारे में पढ़ाने का स्किल है तो तुम टीचर बन सकते हो, ठीक है? और इसके बाद तुम तुरंत टीचर बन लो और साइड से तुम MSc कर लो।
क्योंकि एमएससी में 100% अटेंड करना पड़े कॉलेज ऐसा नहीं होता, मतलब तुमको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो तुम साइड से एमएससी कर लो, और जब तुम टीचर हो तो तुम अगर स्कूल में सिंपल टीचर, स्कूल में तो कोई भी टीचर बन जाता है, तो 15-20 हज़ार तो वहां से आ जाएंगे। और अगर अच्छा पढ़ा सकते हो तब तो नथिंग बेटर देन दैट। अच्छा अगर आप पढ़ा सकते हैं तब तो आप हर हाल में किसी कोचिंग में चले जाइए, और कोचिंग में ज्यादा पैसा मिलता है, ये फैक्ट है। अब साइड बाय साइड आप एमएससी करते रहिए, ठीक है। एमएससी आपका 2 साल में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप नौकरी तो कर ही रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आप पीएचडी करते रहिए, और ये पीएचडी के लिए भी आप आराम से बैठ के कर सकते हो, मतलब हर रोज कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा बहुत रिसर्च होता है। अब ये पीएचडी में जितना साल लगे, 3 साल 4 साल 5 साल जो भी है, तुम साइड बाय साइड अपना नौकरी भी कर रहे हो, अपने जॉब भी कर रहे हो, अपना कमा भी रहे हो पैसा। अब जिस दिन तुम जैसे ही पीएचडी बने और डॉक्टर लिखाया तुम्हारे नाम के आगे, बेटा सारे के सारे यूनिवर्सिटीज, सारे के सारे कॉलेजेस आपके लिए दरवाजा खोल देते हैं कि आओ हमारे यहां प्रोफेसरशिप ले लो। अब द मोमेंट यू हैव बिकम प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जो भी, अब तुम्हारी सैलरी करीबन 80,000 रुपए पर मंथ होती है। तुमको घर दिया जाता है, सरकारी जगह है तो सरकारी घर दिया जाएगा, समाज में जो इज्जत मिलेगा वो तो मिलेगा, और अब तुम प्रोफेसर साहब हो गए हो। ये लाइफ आपको मिलती है सिंपल इवन बीएससी करने से भी, क्योंकि आप बीएससी करो, बीएससी के बाद कुछ नौकरी पे चले जाओ, बट अपने दिमाग में क्लियर रखना कि भैया पीएचडी करके प्रोफेसर बनना है। और मैंने अपने से ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, एमएससी के बाद पीएचडी छोड़ देते हैं। वो एक एग्जाम होता है जिसको कहते हैं जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो, और एक एग्जाम होता है नेट, ठीक है। ये नेट और जेआरएफ ये सब क्वालिफाई करके वो डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाते हैं। ये भी एक ऑप्शन है, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, जेआरएफ नेट, आप डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाओगे। समझ रहे हो? तो बेटा सोचो कितना कुछ है लाइफ में करने के लिए। भैया 80,000 की नौकरी सिर्फ बीएससी करके। और एक और फैक्ट बताता हूं, तुम रेयर देखोगे कि कोई बीटेक किया हुआ प्रोफेसर में जा रहा है, क्योंकि बीटेक वोटेक करके ना, या एमबीबीएस करके लोग प्रोफेसर में जा रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि जब बच्चा एमबीबीएस कर लिया, जब बीटेक कर लिया, ऐसे बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेता है ना, तो उसको प्रोफेसर नहीं बनना होता। उसको लगता है अरे यार बड़ी बोरिंग लाइफ होगी, प्रोफेसर नहीं बनना है, कौन बने प्रोफेसर, सरकारी नौकरी, ये वो फलाना ढिमकाना, वो नहीं करता है। और इसीलिए हमारे देश में प्रोफेसर अच्छे अच्छे बहुत कम है, क्योंकि भाई दीवानगी से कोई जाता ही नहीं उधर। लेकिन अगर तुम जाओ तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बीटेक भी बनता है, मतलब पीसीबी वाले बच्चों के लिए बीटेक भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि बीटेक के लिए सिर्फ पीसीएम वाला चाहिए, बीटेक भी पॉसिबल है। इसमें फूड में, डेयरी में, या बायोटेक्नोलॉजी में, इन जगहों पे पीसीबी वाले बच्चों को लिया जाता है। 4 साल का कोर्स होता है, और इससे आप बहुत सारे जगहों पे एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसएसएआई में, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा है। ऑफिसर इन बीआईएस, भारत इंडिया नहीं, क्या, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, सॉरी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, अगेन एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा खासा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। फिर प्रोफेसर बन सकते हैं। ऑफिसर इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिसर वो होता है जो सारे के सारे फूड लाइसेंसेस को अप्रूव करता है। बड़े बड़े जो गोडाउन होते हैं ना, जहाँ पे अनाज स्टोर किए जाते हैं, उन सारे गोडाउन का निरीक्षण करता है। तो इन ऑफिसर्स के बाद असीम पावर होता है, बहुत पैसा होता है, सब चीजें होती हैं। फिर आप यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर अगेन एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे लोग आपके पास खुद से चल के आते हैं, सर साइन कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारे सिग्नेचर का वैल्यू होता है। फिर तुम साइन कर दोगे तो लोग उसी के लिए कितना कितना पैसे दे जाते हैं। तो भैया साइन करने का तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, अदर स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, करीबन 5.5-6 लाख रुपए का स्टार्टिंग पैकेज है, बट इज्जत बहुत है। और दूसरा सरकारी नौकरी, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद फार्मेसी। चलो अब फार्मेसी के बारे में बताते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, फार्मेसी के बारे में सब जानते होंगे, बट कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अरे सर फार्मेसी बेकार है, सर फार्मेसी कौन करेगा, फार्मेसी में पैसा नहीं है। चलो जल्दी बता दो। चलो जी जरा देखें, बताएं बेटा, बताते हैं। आप देखो फार्मेसी में कितना सब कुछ है। 4 साल का कोर्स है, ठीक है। हेल्थ इंस्पेक्टर, ये सब कुछ बन सकते हो। अब समझो,
हेल्थ इंस्पेक्टर वो होता है जो आसपास, जैसे मैंने बताया ना, दुकानों में, फार्मेसीज में घूम घूम के निरीक्षण करता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो अगेन सरकारी पोजीशन, समझ ही गए कितना पावर होगा और कितना रेस्पेक्ट होगा, कमाई कितना है। ठीक। फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं उन सरकारी हॉस्पिटलों में एक दुकान होता है, सरकारी दुकान, जहां से दवाई मिलता है, दवाई मुहैया कराया जाता है सारे के सारे मरीजों को, जो भी पेशेंट्स होते हैं। तो उनको जो दवाई देने वाला उस दुकान में, उस फार्मेसी में जो बैठने वाला इंसान होता है, वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, सरकारी पोजीशन। रिटेल फार्मासिस्ट, बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, कैसे रिटेल फार्मासिस्ट में ये होता है कि रिटेल फार्मासिस्ट मतलब सरकार का एक रूल है कि कोई भी अगर आपको दवाई की दुकान खोलनी है तो आपको एक फार्मासिस्ट रखना होगा, ये रूल है। अब फार्मासिस्ट, भाई मान लो मेरे को दुकान खोलना है, लेकिन मैं बीटेक इंसान हूं, तो मैं फार्मासिस्ट कहाँ से खाऊं? तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फार्मेसी वाले के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई या तो तू मेरे यहाँ नौकरी कर ले, और नहीं तो तू अपना नाम दे दे, मेरे को एक दुकान खोलना है, मैं किसी बंदे को रख लूंगा, तू बस अपना नाम दे दे। तो बंदा क्या करेगा, बोलेगा ठीक है मेरा नाम ले लो, मेरे मेरे नेम पे लाइसेंस ले लो, बिकॉज लाइसेंस उसी के नाम पे मिलेगा, और मैं साइन कर दूंगा, और साइन करने के मेरे को हर महीने 10,000 रुपये पहुंचा देना। ऐसा होता है। तो अब भैया ये जो बंदा है आराम से, मतलब भाई इसके साइन का वैल्यू हो गया, ये इसके नाम पे मैंने लाइसेंस ले लिया, मेरा दुकान चल रहा है, और भाई आराम से मैं पैसे ले रहा है, कोई टेंशन ही नहीं। तो दिस इज फार्मेसी, समझ रहे हो? केमिकल एंड ड्रग टेक्नीशियन, रिसर्च ऑफिसर, इन सब में तो है ही भाई, जब रिसर्च में चले जाओगे तब तो पैसा है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा खासा, जैसे यूपीएससी का एक पोस्ट होता है ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर करके एक पोस्ट है। अभी ड्रग इंस्पेक्टर में क्या होता है तुमको पता है? जो भी दुकान खुल रही है, जो भी फार्मेसी की दुकान खुल रही है, उसको एक ड्रग लाइसेंस लेना होता है, वो ड्रग लाइसेंस ये ड्रग इंस्पेक्टर देता है। अब समझ ही जाओ, जब लाइसेंस लेना है, और हमारे भारत सरकार में लाइसेंस लेना इतना आसान है क्या? तो समझ ही गए हो, यूपीएससी जैसा ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर होता है ये, क्लास 1 ऑफिसर। तो क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर, बहुत पावर्स होते हैं इसके पास, और हिंस चूंकि यूपीएससी निकाल कर आता है, इज्जत भी वैसी होती है। फिर एसएससी निकाल के भी लोग ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं। डिफेंस, फार्मा, सब जगह इसके अपॉर्चुनिटीज है, कमाई एंडलेस, अनंतहीन, समझ रहे हो? अब रिसर्च, आगे चल के आप रिसर्च भी कर सकते हैं, और रिसर्च में भी अगेन, जैसे अभी कोविड आया था, तो इतने सारे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कोविड की वैक्सीन निकाली, कोविड की वैक्सीन निकाली, तो वो रिसर्चर्स ही तो थे ना जिन्होंने ये सब वैक्सीन निकाले, और इसमें अपॉर्चुनिटीज अगेन बहुत सारे हैं। तो आप बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, जेनेटिक रिसर्च, एटॉमिक रिसर्चर, तो आप मरीन लाइफ की तरफ भी जा सकते हैं, और आगे चल के लाइफ अगेन बहुत बढ़िया सॉर्टेड होती है। इसके अलावा कुछ एग्जामिनेशंस हैं जिनका नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इन एग्जामिनेशंस को देकर भी आप एमएससी या बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, ये सब कर सकते हैं, और उससे आगे चल के लाइफ बहुत, मतलब कहते हैं ना, अच्छे जगह से पढ़ाई करोगे तो लाइफ सॉर्टेड होगी। ठीक है। पैरामेडिकल कोर्सेज, तो पैरामेडिकल कोर्सेज में भी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज एंड ऑल सच चीज़ें। पैरामेडिकल में क्या होता है कि भाई अब मान लो तुम कहीं पे ऐसी जगह गए हो जहाँ पे टेस्ट होता है, लैब्स में पैथोलॉजी लैब्स होते हैं ना, जहाँ पे एक्सरे होता है, एमआरआईज होता है, सीआरआई होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे कौन लोगों की ज़रूरत होती है? यही मेडिकल पैरामेडिकल्स की। अब पैरामेडिकल वाले लोग ना ऐसे नौकरी करेंगे तो कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगर तुम किसी तरह से पैसा जमा करके अपना एक एक्सरे सेंटर खोल ले, सिर्फ एक सिंपल सा एक्सरे मशीन रख के, भाई अथाह कमाई है। और धीरे 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 आगे बढ़ के एक्सरे को एमआरआई कर लो, एमआरआई के बाकी सारे मशीनें लगा लो, पैसा आते जाएगा। समझ रहे हो? एनेस्थीसिया में है, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री में है, तो ये फिजियोथेरेपी में है, ये सारे और अपॉर्चुनिटीज हैं आपका। ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। नर्सिंग का भी है। आई ट्राइड हेल्पिंग यू एज मच एज आई कैन, बट स्टिल इफ देयर वुड बी सम पॉइंट्स व्हिच आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू कवर, सो यू कैन वेरी फ्रीली रीच आउट टू मी और टू माय टीम फॉर गेटिंग दैट हेल्प और गेटिंग दैट काउंसलिंग और गेटिंग दैट information for that matter. So how you can do that? There is a link in the description box, given in the description box. You can click on that link, fill all your details. You'll get a call back from my team within 48 hours. Why asking 48 hours? Because this service is absolutely free of cost. Hence, we are getting a high call volume. So you'll be getting a call within 48 hours. You can ask all your doubts. You can clear all your points and on all your information you can get from my team. Thereafter, you can decide. Okay. So we would be happy helping you. You can just drop down your
like details, and my team would be connecting with you to give you all the details. Okay, fine. So that was all for this session. Hope you loved and enjoyed it. With this, it's time to say a goodbye. See you all in the next session. Till then, bye bye. Take care.